KSD न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करेंगे एक एक्सप्लेनर के साथ। पहला टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। रिजर्व बैंक की दिसंबर 2020 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2021 तक बैंकों की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 13.5% तक की तेजी से बढ़ सकती हैं और 2019 से 20 के स्ट्रेसफुल सिनेरियो में हुए 7.5% के एस्केलेशन का दोगुना यानी लगभग 14.8% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा बैंकों को पैंडेमिक के मद्देनजर घोषित किए गए रेगुलेटरी फॉरबियरेंस को ध्यान में रखते हुए अपनी कैपिटल पोजीशन को बढ़ाना होगा। चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। The FSR released gave a caveat considering the uncertainty regarding the unfolding economic outlook and the extent to which regulatory dispensation under restructuring is utilized. The projected ratios are susceptible to change in a non-linear fashion. इससे पता चलता है कि RBI के फॉरबियरेंस मेजर्स वर्तमान में तनाव पर एक्यूरेट पिक्चर नहीं दे रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स और रियल सेक्टर एक्टिविटी के बीच बढ़ते हुए डिस्कनेक्ट, जिसे जून 2020 में आई पिछली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में भी पॉइंट आउट किया गया है, उस पर आगे भी जोर दिया गया। FSR ने मेंशन किया है that stress test result indicate that 4 banks may fail to meet the minimum capital level by September 2021 under the baseline scenario without factoring in any capital infusion by stakeholders. Present stressful scenario में ऐसे बैंक जो मिनिमम कैपिटल लेवल को पूरा नहीं कर पाए, उनकी संख्या बढ़कर 9 हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। DRDO डेवलप्स प्रोडक्ट टू हेल्प इंडियन आर्मी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद में 50,000 से अधिक भारतीय सैनिक LAC पर तैनात हैं और इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने इंडियन आर्मी के लिए हिमतापक हीटिंग डिवाइस और स्नो मेल्टर तैयार किए हैं। DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस ने बताया है कि हिमतापक स्पेस हीटिंग डिवाइस यानी कि बुखारी पूर्वी लद्दाख, सियाचिन और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है। उनका कहना है कि ये डिवाइस सुनिश्चित करेगा कि बैक ब्लास्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण जवानों की मौत ना हो। DIPS जो एक्सट्रीम और वॉर टाइम एनवायरनमेंट में ह्यूमन परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए साइकोलॉजिकल और बायोमेडिकल रिसर्च करता है, इसने एलोकल क्रीम विकसित की है। ये क्रीम फ्रोज बाइट और ठंड में सैनिकों को लगने वाली चोटों को हील करने में मददगार साबित होगा। जमा देने वाले ठंड के तापमान में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए DRDO ने एक फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल और सोलर स्नो मेल्टर भी विकसित किया है। DRDO द्वारा बनाई गई एलोकल क्रीम बेहद ठंड वाली इलाकों में तैनात सैनिकों को फ्रोज बाइट, चिल लेबलेंस और अदर कोल्ड इंजरीज को रोकने में मदद करता है। हर साल इंडियन आर्मी ईस्टर्न लद्दाख, सियाचिन और अदर एरियाज में सैनिकों के लिए इस क्रीम के 3 to 3.5 लाख जार्स का ऑर्डर देती है। चलिए अब फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल के बारे में भी डीप में जानते हैं। DIPS की विकसित फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल माइंस 50 से 100 डिग्री तक तापमान का सामना कर सकते हैं, जिससे कि बोतल के अंदर का पानी ठंड के कारण जम नहीं पाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेशनल यूथ डे की। भारत 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके सम्मान में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करता है। इस दिन को स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में भी जाना जाता है और इसे 1984 में नेशनल यूथ डे के रूप में नामित किया गया था। विवेकानंद को युवाओं पर ज्यादा फोकस करने के लिए ही जाना जाता है। चलिए नेशनल यूथ डे को अब डिटेल में जानते हैं। हर साल नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद की उन फिलॉसफी और आइडियल्स के लिए मनाया जाता है जिनके लिए वे जीते थे और काम करते थे। 19वीं सदी के इंडियन मिस्टिक श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद एक हिंदू मॉन्क थे जो इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से जुड़ी अपनी फिलॉसफीज की वजह से वर्ल्ड फेमस हुए। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में उनके 1893 की स्पीच के लिए उन्हें गर्व से याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग पर खासा जोर दिया। नेशनल यूथ डे के मौके पर देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स और कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि बच्चे अपना टैलेंट शोकेस कर सकें। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री परिवार बीमा योजना ने 13 जनवरी 2021 को सक्सेसफुली अपने 5 साल पूरे किए। चलिए इस योजना को डिटेल में समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। यह किसानों की फसल के लिए एक एश्योरेंस क्लेम योजना है।
इस योजना का एम किसानों पर प्रीमियम के बोझ को कम करना और उनके क्रॉप अश्योरेंस क्लेम से जुड़ी दिक्कतों का सेटलमेंट करना है। इस योजना को पिछली 2 योजनाएं नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम की जगह पर वन नेशन वन स्कीम थीम के तहत लाया गया है। इस स्कीम के तहत सभी फूड और ऑयलसीड क्रॉप्स, इसके अलावा एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स शामिल हैं, जिनका पिछला डाटा भी अवेलेबल है, जिसके लिए जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे के तहत क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। इस योजना का सारा एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखती है और इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ही किया जाता है। The scheme is compulsory for loany farmers availing crop loan KCC account for notified crops and voluntary for others. अगला टॉपिक है हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट। 11 प्राइवेट भारतीय कंपनियों ने दुनिया की 500 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में जगह बनाई है। हुरून ग्लोबल 500 में जगह पाने वाली इन 11 कंपनियों की कुल वैल्यू 11% से बढ़कर $805 अरब हो गई है। यह भारत की जीडीपी का लगभग 1/3 पार्ट है। हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार टोबैको, मेजर आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर सूची में शामिल इन कंपनियों का मार्केट कैप कोविड-19 महामारी से प्रभावित 2020 के दौरान बढ़ा है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लोकल एंटरप्राइजेज में टॉप पर है। 1 दिसंबर की सिचुएशन के अनुसार कंपनी का वैल्यूएशन साल के दौरान 20.5% उछलकर $168.8 अरब पहुंच गया। कंपनी ग्लोबल लिस्ट में 54 नंबर पर है। वहीं दूसरी ओर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की ग्लोबल स्केल पर 73वीं रैंकिंग है और यह दूसरा सबसे वैल्यूएबल इंडियन फर्म है। रिपोर्ट के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक का वैल्यूएशन 0.5% घटकर $45.6 अरब रहा। इस लिहाज से कंपनी सूची में 316वें स्थान पर रही, जबकि आईटीसी का मूल्यांकन 22% कम होकर $32.6 अरब रहा और वह सूची में 500 में से 480वें स्थान पर रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉन इंडिया हेडक्वार्टर्स वाली 239 कंपनियों की देश में मौजूदगी है, जिनमें से बहुतों का फाइनेंशियल कैपिटल में रीजनल ऑफिस है। 11 सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से 7 के हेडक्वार्टर्स फाइनेंशियल कैपिटल में हैं। इसके बाद पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता और नई दिल्ली में एक हेडक्वार्टर्स हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पैंडेमिक के बावजूद लोकल स्टॉक मार्केट में 12% की बढ़त हुई, जो इवैल्यूएशन में बढ़त को समझा जा सकता है। राज्य के प्राइम या एडमिनिस्ट्रेड इंटरप्राइजेज में सबसे बड़ा लेंडर एसबीआई 45 की लिस्ट में एकमात्र न्यूकमर था। 33 बिलियन यूएसडी की वैल्यूएशन के साथ रिपोर्ट्स में इसे लास्ट रैंक मिली है। चलिए अब अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को भी थोड़ा समझ लेते हैं। 17 मई 2020 को राज्यों को दिए अपने लेटर में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मणिपुर देश का चौथा राज्य बन गया है। चलिए अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं। Thus, the state has become eligible to mobilize additional financial resource of rupees 75 crores through open market borrowings। इसी के साथ मणिपुर अब 3 अन्य स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस सुधार को पूरा किया है। अर्बन लोकल बॉडीज और अर्बन यूटिलिटीज रिफॉर्म का उद्देश्य राज्यों में लोकल बॉडीज को फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बेहतर पब्लिक हेल्थ तथा स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना है। आर्थिक रूप से मजबूत लोकल बॉडीज बेहतर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने में सक्षम होंगे। अगला टॉपिक है कायाकल्प अवार्ड्स। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज को हाई स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इस अवार्ड से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स जान लीजिए। भारत में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में हाइजीन, सैनिटेशन और क्लीनलीनेस इंश्योर करने के लिए ही सरकार ने 15 मई 2015 को ये नेशनल इनिशिएटिव कायाकल्प शुरू किया था। यह योजना, जिसने अपने पहले साल में 716 जिला अस्पतालों और केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी देखी, अब 26,172 पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज तक फैल गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का सहयोग लेकर स्वच्छ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके लिए ओडीएफ ब्लॉक में स्थित एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज के लिए 10 लाख रुपए का वन टाइम ग्रांट मिलता है, ताकि सीएचसी कायाकल्प सीएचसी बन सके। Now let's take a look at Malaysia suspending parliament.
Malaysia's king declared a nationwide state of emergency for the first time in more than half a century. इस कदम से जहां संसद सस्पेंड हो गई है, वहीं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मुहिद्दीन यासीन को भी पैंडेमिक खत्म होने तक चुनाव नहीं लड़ने होंगे। इस इमरजेंसी अनाउंसमेंट से मुहिद्दीन के एडमिनिस्ट्रेशन को कोविड-19 केसेस से निपटने की और ज्यादा शक्ति मिल गई है। इसके अलावा पुलिस और सेना को भी पब्लिक हेल्थ मेजर्स में असिस्ट करने की परमिशन दी जा सकती है। चलिए अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इन्फोस जान लेते हैं। 12 जनवरी 2021 को शुरू होने वाले 2 हफ्ते के टारगेटेड लॉकडाउन के एक दिन बाद इस नेशन वाइड इमरजेंसी के अनाउंसमेंट से देश के मेन स्टॉक इंडेक्स में गिरावट आई है। मलेशिया में आखिरी बार 1969 में नेशन वाइड इमरजेंसी लगाई गई थी, जब एथनिक मलायस और चाइनीज के बीच दंगे हुए थे। बता दें कि इन दंगों की वजह से करीब 2 साल तक मलेशिया में पार्लियामेंट सस्पेंशन रही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम मलेशिया में एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के हॉनररी रिसर्च एसोसिएट ब्रिजेट वेल्स का कहना है कि 12 जनवरी 2021 को इमरजेंसी की घोषणा ने बहुत दर्दनाक समय की यादों को वापस ला दिया है। इमरजेंसी जहां एक तरफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज पर एक सर्किट ब्रेकर के रूप में काम करेगा, वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स का रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा फिच सॉल्यूशन ने मलेशिया के 2021 के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फोरकास्ट को 11.5% से घटाकर 10% कर दिया है। KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही तमाम और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।